गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी एक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज 16 अप्रैल 2021 है, दिन है फ्राइडे। आज हमारे टेबल के ऊपर है न्यूज़ आइटम्स, फाइनेंशियल न्यूज़, फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं। इट्स अबाउट ऑयल। फिर सेकंड स्टिमुलस पैकेज भारत सरकार को डिक्लेयर शायद करना पड़ेगा। फिर नंबी नारायण, आई एम श्योर आप इनको जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं देन वी विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी। और न्यू कोल्ड वॉर, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये आर्टिकल इनफैक्ट लिखा है एक फॉर्मर एम्बेसडर ने, और फिर कुछ एमसीक्यूज़ हैं। डिफरेंस, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी एक्यू लेकर आया है कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के फीचर्स, डेमो वीडियोज़, सब्जेक्ट्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट studyaq.com के ऊपर से मिल जाएगी। आज का लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। पीयूष गोयल चेयर्स फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। अब नाम से ही पता चल जाता है कि ये एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है। किसके लिए? स्टार्टअप के लिए, इज़न्ट इट? और इसका मेन काम यही होगा कि हमारे देश में इनोवेटिव और जो ऐसी कंपनीज़ हैं जो इनोवेशन, कोई नई चीज़ करना चाहती हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, इनको सपोर्ट करना। पीयूष गोयल साहब ने ये बताया है कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे इनोवेटिव स्टार्टअप इकोसिस्टम बन सकता है। ये भारत की कैपेसिटी है। 11 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को, 11 करोड़ 70 लाख कोविड वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर्ड इन आवर कंट्री। 11 करोड़ 70 लाख, ये लेटेस्ट आंकड़ा है। कोविड-19 स्प्रेड होने की वजह से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आने वाले सारे म्यूज़ियम्स, मोन्यूमेंट्स, साइट्स, ये सारी चीज़ें इमीडिएट इफ़ेक्ट से बंद की गई हैं। OCI, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं, तो उनका जो रिन्यूअल वाला जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे, इनमें एक बदलाव किया है भारत सरकार ने। सेंट्रल रेलवेज so far run 76 summer special trains towards destinations in north and east। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने ये बताया है कि नया भारत जो है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नॉर्थ ईस्ट। लोकसभा के स्पीकर एक वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं ऑन कोविड सिचुएशन। ये मंडे को होगी ये मीटिंग। जो मेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मेटी जो के सेक्रेटरी जो हैं, ये 3 न्यू इनिशिएटिव्स इनॉग्रेट्स 3 न्यू इनिशिएटिव्स ऑफ निक्सी। इंडियन कॉन्सुलेट एडवाइजर्स हज पिलग्रिम्स टू टेक कोविड-19 वैक्सीन इमीडिएटली ऑन देयर ओन। जल्द से जल्द जो हज की यात्रा पर गए हैं तो उनको जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है। इंडिया लुकिंग टूवर्ड्स किक स्टार्टिंग हाइड्रोजन इकोसिस्टम। कुछ दिनों पहले हमने हाइड्रोजन के बारे में भी बात की थी। आई एम श्योर आपको याद होगा। हाइड्रोजन इकोनॉमी को हमने समझा था कि कैसे हाइड्रोजन जो है वो एक अच्छे फ्यूल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत ये करने की भी कोशिश कर रहा है। आई टोल्ड यू अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, रिमेंबर, ग्रे हाइड्रोजन। डिफेंस मिनिस्टर ने इंडियन एयरफोर्स को कहा है कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाइए ताकि हम फ्यूचर के थ्रेट्स को काउंटर कर सके। कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो ब्लिंकन यानी कि यूएसए के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अलग अलग जो देश हैं उनको कहा है कि हमें 2 बिलियन जितने और ज़्यादा इंजेक्शंस प्रोवाइड करने होंगे टू यूएन वैक्सीन प्रोग्राम। रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए हैं तो रशिया ने कहा है कि वो भी ऐसे ही कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे। यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं तो एक बी फिटिंग रिप्लाई भी रशिया देगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया अपने जो ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स हैं, उनको अफगानिस्तान में से सितंबर 2021 से पहले विड्रॉ कर लेगा। यूएसए ने रशियन एम्बेसडर्स को निकाल दिया है, और नॉट एम्बेसडर सॉरी डिप्लोमेट्स को, कुछ डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया है। यूरोप में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग, WHO का कहना है 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु जो है वो कोविड की वजह से हुई है। कैन यू इमेजिन, जब से ये कोविड की सिचुएशन स्टार्ट हुई है, एक साल में यूरोप, अब देखिए, यूरोप सरपासेस 1 मिलियन डेथ्स फ्रॉम कोविड-19 सिचुएशन रिमेन्स सीरियस। 10 लाख लोग एक साल में एक डिजीज़ की वजह से मर जाते हैं। दैट्स और यूरोप ऐसा एक
एक एक कॉन्टिनेंट है जहाँ की पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो 10 लाख इज़ टू मच फॉर यूरोप. यूएई प्लेड पार्ट इन इंडिया पाकिस्तान सीज फायर, ऐसा एमिराती एम्बेसडर, यूएई के जो एम्बेसडर हैं यूएसए के, उन्होंने कहा, यूएसए में जो यूएई के एम्बेसडर हैं उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच में जो सीज फायर हैं उसमें यूएई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो एक्सपोर्ट्स जो है, मार्च का ये आंकड़ा है, तो मार्च का आंकड़ा ये आया है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं. इंडियाज़ मर्चेंडाइज यानी गुड्स, सामान जो होता है उसको मर्चेंडाइज कहते हैं. तो इंडियाज़ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स राइज 60.3% एट $34.5 बिलियन इन मार्च. लास्ट मार्च के मुकाबले ये ज़्यादा है, ऑफ कोर्स होगा ही, क्योंकि मार्च 2021 की बात करें, बेग पार्डन, मार्च 2020 की बात करें तो लास्ट ईयर हमारे देश में लॉकडाउन आया था 25 मार्च से, इज़न्ट इट. लेकिन उससे पहले बहुत सारे देशों में ऑलरेडी, ये याद कीजिए, स्पेन, अमेरिका, इटली, वहाँ के न्यूज़ हम देखते थे तो वहाँ पर धड़ाधड़ लॉकडाउन चल रहे थे, बहुत सारी फ़्लाइट्स बंद हो गई थी, तो उस टाइम पर एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला था. तो लास्ट ईयर के मुकाबले कंपेयर करें तो एक बहुत ज़बरदस्त राइज हमें देखने को मिलता है, लेकिन सिचुएशन अभी भी इतनी कोई ठीक नहीं है. दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जो हैं उनको ही अनुमति होगी, बाकी एक कर्फ्यू रहेगा, राइट. और ये मंडे मॉर्निंग तक रहने वाला है ये कर्फ्यू. बिग कंपनीज जॉइन रेस्क्यू एक्ट. जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है तो इनकी बॉटल्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और दूसरी हॉस्पिटल्स तक पहुंचाने की शुरुआत कर दी है बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज और दूसरी कंपनीज, तो हेड्स ऑफ टू देम. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन एडिटोरियल एंड ओपिनियन, राइट. आज का पहला आर्टिकल जो है ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है, इंडियाज स्लीक रियाद पॉलिटिक. नाउ भारत में कुछ राज्यों में इलेक्शंस थे, अभी वेस्ट बंगाल का बाकी है, लेकिन केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आसाम, वेस्ट बंगाल, राइट. तो ये इलेक्शंस होने वाले थे, तो भारत सरकार ने रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया को एक रिक्वेस्ट की. सऊदी अरेबिया को ये कहा कि आप जो हैं वो थोड़ी सप्लाई इंक्रीज़ कर दीजिए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच है और इसकी वजह से ये ऑयल की प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है. वी ऑल नो, राइट. हम हर कोई जो है 80-85 रुपीज़ से ज़्यादा वी आर पेइंग फॉर पेट्रोल एंड डीजल. अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाव हैं, लेकिन आई थिंक सबसे कम दाम अगर कोई है तो इट विल बी 85 या फिर उससे 86 में बी, नॉट श्योर, बट इतना कुछ चल रहा है. तो दिस इज़ एक्सपेंसिव. 10-15 रुपये पिछले कुछ महीनों की बात करें तो इतने रुपए का एक राइज हुआ है पेट्रोल प्राइस में, इज़न्ट इट. तो सरकार ने एक रिक्वेस्ट की सऊदी अरेबिया को कि आप थोड़ी सप्लाई इंक्रीज कर दीजिए तो प्राइस कंट्रोल में आ जाएगी. लेकिन सऊदी अरेबिया ने भारत की इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने ये कहा कि आपके वहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, जो स्टोरेज में हमने ऑयल रखा है, वहाँ से ऑयल ले लीजिए आप, राइट. सो दे बेसिकली इग्नोर्ड आवर डिमांड. तो भारत ने बदले में क्या किया पता है? भारत ने जो ऑर्डर हम देते थे उस ऑर्डर को कम कर दिया है. ये ऑर्डर 1/3 लेस ऑयल फ्रॉम रियाद. भारत ने ये कहा कि वी विल अब ये जो मई 2021 है उसका जो ऑर्डर हमने दिया है वो बहुत ही कम ऑर्डर दिया है. जो पहले हम देते थे, पहले अगर 100 लीटर का ऑर्डर देते थे तो अब हमने सिर्फ 66 लीटर का ऑर्डर दिया है. तो ऑफ कोर्स दे ऑल्सो नो इट कि हम एक प्रकार से बदला ले रहे हैं, या फिर आपने हमारा मान नहीं रखा, या फिर आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, देन वी विल डू द सेम थिंग. तो क्या ये कैपेसिटी भारत की अभी हो चुकी है या फिर पहले ऐसी सिचुएशन थी? नहीं, पहले जो है ऐसी चीज़ हम नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑयल के अलावा कोई ऐसा अल्टरनेटिव भी नहीं था. लेकिन अब मीन्स ये सारे देश ही ज़्यादातर ऑयल प्रोवाइड करते थे. लेकिन 3 बड़े बदलाव जो पिछले कुछ दशकों में हुए उसने चीज़ों को चेंज कर दिया है. ये 3 बड़े बदलाव क्या हैं? एक तो है शेल रेवोल्यूशन. नाउ डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर अगर आपको पता नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा.
शेल टेक्नोलॉजी जो है इसकी शुरुआत की यूएसए ने, राइट। और यूएसए जो है वो ऑयल निकालता है शेल, इसको कहते हैं फ्रैकिंग। फ्रैकिंग, राइट, FRACKING। तो ये शेल एक्सट्रैक्शन जो है, यहाँ पर पाइप्स अंदर डाले जाते हैं, फिर पाइप्स ऐसे साइड में भी डाले जाते हैं, फिर केमिकल, वाटर और इन सारी चीज़ों को, सैंड को बहुत हाई प्रेशर में यहाँ पर छोड़ा जाता है। और इतने प्रेशर की वजह से यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और ये क्रैक्स में जो फंसा हुआ गैस है वो बाहर निकलता है। तो दिस इज़ व्हाट शेल इज़ ऑल अबाउट, राइट। ऐसे मैंने एक बहुत ही ब्रीफ में 1 मिनट के अंदर मैंने आपको समझाया कि हाउ इट वर्क्स। तो ये शेल ऑयल जो है, शेल गैस जो है, वो ऐसे निकाला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव, पहले यूएसए भी इन सारे देशों के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन फिर यूएसए ने शेल टेक्नोलॉजी, ये जो शेल गैस यूएसए को मिला था, फिर उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो गया। सेकंड इज़ क्लाइमेट कंसेंसस। ऑफ कोर्स कल भी हम बात कर रहे थे इस क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ऑयल को कम यूज़ करना, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। और थर्ड थिंग इज़ ड्रॉप इन रीन्यूएबल एनर्जी कॉस्ट। आज से 10 साल पहले जो रीन्यूएबल एनर्जी के प्राइस थे उसमें और आज में लगभग 80% जितना ड्रॉप हमें देखने को मिला है। पहले लेट्स से कि पर यूनिट प्राइस आप 10 रुपये देते थे, तो आज आप 2 रुपये दे रहे हैं, राइट। तो ये 80% ड्रॉप जो है, ये सारी चीज़ों की वजह से, ये जो एक पहले इनका जो वेट था, ये सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों का जो एक उनकी एक व्हाट वी से वन साइडेड जो उनका रूल था, अब वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। आज यूएसए जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शेल का, और नेट एक्सपोर्टर भी है, राइट। भारत और यूएसए के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यूएसए जो है वो 5th लार्जेस्ट सप्लायर बना भारत का 2021 में। और अब भारत जो है उसने अपना बास्केट काफ़ी एक्सपांड कर दिया है। वी आर ट्राइंग टू बाय, वी आर बाइंग थिंग्स फ्रॉम गायना, ब्राज़ील, कनाडा, रशिया, ऐसे अलग अलग सोर्सेस से हम ऑयल मंगवाते हैं। दूसरी चीज़, हर एक देश के ऑयल में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन अब हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं वो भी हमने इतनी अपग्रेड कर ली हैं कि आप किसी भी देश का क्रूड लेकर आइए, हमारी रिफाइनरीज़ जो हैं वो थोड़े बहुत छोटे बड़े चेंजेस करके हम उस ऑयल को रिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये भी अब हमारी कैपेसिटी हो गई। पहले ऐसा था कि हमारा सारा डिपेंडेंस जो था वो सऊदी अरेबिया और इस रीजन, ये वाला रीजन जो है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट। तो ये पूरा गल्फ रीजन है, दिस इज़ पर्शियन गल्फ। तो एज यू कैन सी हियर, जस्ट अ सेकंड, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, दिस इज़ कतार, एक छोटा सा देश बहरीन, दिस इज़ कुवैत हियर। तो ये रहा कुवैत, एज यू कैन सी दिस वन, राइट, फॉलो हियर। तो ये वाला जो आर्च है, दिस इज़ हियर। तो दिस इज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, पर्शियन गल्फ है, ये सारे देश है। तो ये सारी इसी जगहों पर ज़्यादातर ऑयल जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ओके। Just a second, I will quickly adjust this thing here. Okay, right. तो I was talking about this thing कि इसी रीजन से आने वाला जो ऑयल है उसको हम पहले रिफाइन कर पाते थे, बट नाउ वी आर रेडी, वी कैन रिफाइन ऑयल फ्रॉम मोस्ट ऑफ द सोर्सेस। फिर हमारे देश में हमने कोशिश की कि हम खुद ऑयल को एक्सप्लोर करें, लेकिन कुछ पॉलिसीज़, कुछ ऐसी नीतियां हैं, इसकी वजह से बाहर की कंपनीज यहाँ पर आकर ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसमें हम फेल रहे बड़ा, मीन्स आई वोंट से कि वी फेल्ड, बट आई वुड से कि हम उसमें कोई सक्सेस हमें नहीं मिला। लेकिन बायोफ्यूल्स और नेचुरल गैस में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव चल रही हैं। और पॉलिसी मेकर्स फील प्रोड्यूसर्स विल बी मोर डिपेंडेंट, ये लग रहा है भारत के पॉलिसी मेकर्स को कि आने वाले वक्त में ऐसा होगा, क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और रीन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम RE कहते हैं, तो RE के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे। तो ये सारे देश जो हैं, सऊदी अरेबिया जैसे देश, तो इनका जो दबदबा है वो कम हो जाएगा, और वो हमारे ऊपर, भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और भारत एक्सपांड ही होता जा रहा है, भारत की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में
हम ऐसे बड़े कस्टमर हो जाएंगे कि ये सारे देश हमारे ऊपर निर्भर हो जाएंगे. बट क्या ये एक रियल असेसमेंट है? द थिंग इज़ नो, ऐसा शायद नहीं होगा. क्यों नहीं होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे. नाउ लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट. ये सारे देश जो हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक, कुवैत एक्सेट्रा, तो जो टोटल ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन की कैपेसिटी है 30% यहाँ पर प्रोड्यूस होता है. और पता है उनको पर बैरल कितने में पड़ता है? $10 पर बैरल. वो बेचते हैं कितने में? अभी तो कुछ 60 के आसपास चल रहा है. तो कितना प्रॉफिट कमाते हैं. लेकिन द थिंग इज़ कि इन्होंने है ना बड़ी बड़ी प्रोमिस की हैं. देखिए, यहाँ के राजाओं को अगर टिकना है तो उनको उनकी प्रजा को खुश रखना पड़ेगा. उनको फ्यूअल सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. अगर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वहाँ की प्रजा जो है वो नाराज़ हो जाएगी और फिर एक रेवोल्यूशन हो सकता है और आपका तख्ता पलट हो सकता है. तो ऐसा ना हो, इसके लिए उनको लग्जरियस चीज़, एक लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड करनी पड़ेगी. एक रीजनेबली लग्जरियस लाइफ जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने लोगों को. तो उसके लिए उनको जो ऑयल है, लेट्स से सऊदी अरेबिया की बात करें तो ब्रेक इवन यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसी सिचुएशन उनकी तब होगी जब $78 पर बैरल के उनको मिलेंगे. अगर लेट्स से $100 मिलते हैं तो वो बहुत ही प्रॉफिट में रहेंगे कि उन्होंने जो अपने देश के लोगों के लिए खर्च करना है वो खर्च होने के बाद भी ऊपर से आपके पास $22 बचते हैं पर बैरल. तो ऐसे एक लंबे टाइम से इतना प्रॉफिट उन्होंने कमाया है. लेकिन अब सिचुएशन जो है वो थोड़ी नेगेटिव चल रही है. नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, इजंट इट, के क्या भारत जैसे देश का एक कंट्रोल हो सकता है? क्या हम एक बड़े कस्टमर हैं तो वो लोग हम जो कहेंगे वो करेंगे? द आंसर इज़ नो. क्योंकि ये किसी एक देश के लिए नहीं, लेकिन हाँ, अगर बड़े बड़े कस्टमर्स मिलकर प्रेशर क्रिएट करें तो डेफिनेटली ये हो सकता है. तो भारत एक लंबे टाइम से ट्राई कर रहा है कि हम एक बायर्स क्लब, जैसे वो उनका एक ओपेक है, सेलर्स क्लब है, राइट, OPEC. तो ये ओपेक जैसे हैं तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि बायर्स क्लब बनाए जिसमें चाइना हो, जापान, साउथ कोरिया, ये कुछ बड़े बड़े कंज्यूमर्स मिलकर एक ग्रुप बना लें और हम जॉइंट में नेगोशिएट करें उनके साथ कि भाई हमें इतने में चाहिए, इतनी क्रेडिट चाहिए एक्सेट्रा. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए, और दूसरी तरफ ये सेलर्स का एक ग्रुप है तो इसलिए अभी भी सिचुएशन उनके कंट्रोल में है. जब तक ये नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते कि उन लोगों के ऊपर, उन ग्रुप्स के ऊपर, उन देश के ऊपर हम कोई एक प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे. वेव 2 कॉल्स फॉर स्टिमुलस पार्ट 2. देखिए डियर फ्रेंड्स, कल भी हमने बात की थी इकोनॉमी के बारे में. मैंने आपको बताया था कि कैसे यू गाइज नो इट वेरी वेल, रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं, आपको पता है कि हमने इस चीज़ को काफ़ी डिस्कस किया है कि ये नए लॉकडाउन्स जो हैं, नए कर्ब्स जो हैं, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, इसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगी. माइग्रेंट वर्कर्स अब वापस अपने घर जाने लगे हैं और गवर्नमेंट और RBI जो हैं उनको एडिशनल सपोर्ट डेफिनेटली प्रोवाइड करना पड़ेगा. क्योंकि बहुत सारी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स थे, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ऑफ रेस्टोरेंट्स, आप फैक्ट्री का एग्जांपल भी ले सकते हैं, ऑफिसेस कुछ ऐसी हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं, छोटी बड़ी दुकानें, कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे थे जो लॉकडाउन की वजह से पूरे ड्रॉप हो गए, राइट. यही चीज़ें चली, बॉटम में ही रहे वो, और फिर जैसे ही चीज़ें बैक टू नॉर्मल हुई वो बस ऐसे अभी बैक टू नॉर्मल हो रहे थे या फिर से ये रिस्ट्रिक्शंस आ गए, तो अब वो सर्वाइव नहीं कर पाते. तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया. फिर जो बजट के टाइम पर जो कहा था कि एक एक्सपेंडिचर की स्कीम गवर्नमेंट की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की स्कीम, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट क्रिएट करना चाहती हैं, तो वी नीड टू डू इट एज क्विकली एज पॉसिबल. ये सिर्फ पेपर के ऊपर नहीं होना चाहिए, इट शुड रिफ्लेक्ट, इट शुड कॉन्क्रीटाइज कि आपने डिसीजन लिया कि आप इतने करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो वो काम स्टार्ट कीजिए एज क्विकली एज पॉसिबल. क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा क्षेत्र है, आप सोचिए, आपको चाहिए स्टील, आपको लोहा चाहिए, सीमेंट चाहिए, दूसरे रॉ मटेरियल चाहिए, फिर ट्रक्स चाहिए आपको सामान भेजने के लिए, राइट. कितनी सारी चीज़ें, राइट. पैकेजिंग कंपनीज चाहिए आपको, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, फिर ट्रक्स की ज़्यादा डिमांड होगी तो ट्रक बनाने वाली कंपनी, ट्रक बनाने के लिए जो स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं उन कंपनीज़ का फ़ायदा होगा, उन कंपनीज़ में काम करने वाले लोग, फिर ऑयल इंडस्ट्री, राइट.
आप काम पर जा रहे हैं, देन यू नीड योर क्लोथ्स, शूज़ एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, खाने पीने की चीज़ों को, क्योंकि लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो खर्च करेंगे, राइट। तो इसमें ये ताकत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स ये क्रिएट कर सकता है, बट इट शुड बी एज स्विफ्ट एज पॉसिबल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये नंबी नारायण साहब के बारे में एक आर्टिकल है ना। हु इज़ नंबी नारायण? नंबी नारायण के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल के ऊपर उनकी बायोग्राफी भी है और एक फिल्म भी आ रही है नंबी नारायण साहब के ऊपर। आर माधवन नंबी नारायण साहब का रोल कर रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत ट्रेलर है। और कुछ टाइम पहले मेरे कलीग जो हैं अंकित अग्रवाल, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया था ये नंबी नारायण के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हैं। बट आई विल टेल यू, ये इसरो के एक साइंटिस्ट थे और एक केस हुआ था 1994 में जिसका नाम है इसरो एस्पियोनाज केस। एस्पियोनाज यानी कि स्पाई, जासूसी का एक केस 1994 में हुआ था। अब ये जो केस है इसमें नंबी नारायण साहब का नाम आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, एक ये सारी मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची। बेसिकली लेट मी टेल यू, नंबी नारायण साहब जो हैं वो इनोसेंट हैं, उनका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। हुआ ये कि केरला की पुलिस ने 2 मोल्दीवियन महिलाओं को गिरफ्तार किया। अब इन 2 मोल्दीवियन महिलाओं ने जो भी स्टेटमेंट दिए, तो फिर पुलिस वालों ने ठान लिया कि ये इसरो के पीछे वो पड़ गए और फिर नंबी नारायण जो हैं उनको पकड़ लिया और फिर उनको टॉर्चर किया गया था, काफ़ी परेशान किया गया। फिर ये मैटर जो है वो सीबीआई को, कुछ ही हफ्तों के अंदर ये पूरी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफ़र की गई और फिर सीबीआई ने पता किया कि ये सरासर एक गलत केस है, इसको बंद कर दिया जाना चाहिए, इसमें ना तो कोई एविडेंस है, मीन्स एक इमेजिनेशन के ऊपर आपने स्टार्ट कर दिया ये केस। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गई और फिर मीन्स केस तो बंद हो गया, लेकिन जस्ट इमेजिन एक साइंटिस्ट, हमारे देश के बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर वो काम कर रहे थे। तो जस्टिस डीके जैन कमेटी ने कहा कि अब एक्शन लेने की आवश्यकता है। वे पुलिस वाले जिन्होंने जानबूझकर इनको फंसाया है, जो टॉर्चर किया, राइट, उनकी गलती की वजह से ये जो नुकसान हुआ है, देश का भी हुआ है, एक व्यक्ति के करियर का हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन अवार्ड किया है नंबी नारायण साहब को। ये 2018 में ये डिसीजन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो बाइज़्ज़त बरी हो गए, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन द थिंग इज़ कि जो पुलिस ऑफिसर्स इसमें शामिल थे, जिन्होंने जानबूझकर या फिर फॉर वट एवर रीज़न, अगर उन्होंने इतने एविडेंस मीन्स इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं की और इनको फंसाया और टॉर्चर किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी। कुछ उनके जूतों के साथ भी जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट था, कुछ ऐसा था कि उनको जूतों से मारा था, ऐसा कुछ, समथिंग, इट वाज समथिंग लाइक दैट। और फिर क्या हुआ कि नंबी नारायण साहब ने कहा कि ये जूते आप रखिए, राइट, ये एक समय आएगा जब आपको मुझे मेरे जूते देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ था। और फिर पुलिस ऑफिसर को वो वापस देने भी पड़े, बट एक लंबे टाइम के बाद। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि ये एक लेसन बने सभी के लिए कि एक व्यक्ति को अगर सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्पनसेट किया है, राइट, इसका मतलब बाइज़्ज़त बरी किया है और ऊपर से मुआवजा दिया है, तो फिर जो लोग इसमें शामिल थे, जिन्होंने ऐसी गंदी इन्वेस्टिगेशन की या फिर एक फंसाने की कोशिश की, तो उनके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। दिस विल सेट एन एग्जाम्पल। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इट्स अबाउट कोल्ड वॉर, राइट, ए मल्टीपोलरिटी स्क्रिप्टेड बाय द मिडिल पावर। नाउ आई विल बी वेरी क्विक हियर। आप जानते हैं कि मिस्टर बाइडन का चाइना को लेकर, रशिया को लेकर और ईरान को लेकर क्या ओपिनियन है। सेम ओपिनियन जो पहले डोनाल्ड ट्रंप का था। बाइडन क्वाड्रिलेटरल को या फिर क्वाड को सपोर्ट करते हैं। क्वाड के 4 देश हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ओके, नाउ ये नए कोल्ड वॉर की बात करें तो इट इज़ गोइंग टू बी बिटवीन यूएसए और चाइना। पहला जो शीत युद्ध था वो यूएसए और यूएसएसआर, आज का जो रशिया है वो पहले यूएसएसआर था और दूसरे भी देश इसके पार्ट थे। आज जो कुछ देश हैं वो यूएसएसआर के पार्ट थे, सोवियत संघ। लेकिन 1991 में सोवियत संघ जो है वो गिर गया, टूट गया, बिखर गया और फिर अकेला एक पावर रह गया था यूएसए। अब चाइना जो है वो एक पावरफुल देश हो चुका है और प्रिंसिपल एडवर्सरी हो चुका है। एक प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, एक बब्बर शेर को अब दूसरे एक शेर ने चैलेंज किया है, समथिंग लाइक दैट। एक जंगल में अब 2 शेर आ चुके हैं। तो ये जो कोल्ड वॉर है, ये कोल्ड वॉर में
यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए ने जो माइक पोम्पियो है, जो लास्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने कहा कि लाइक माइंडेड देश, जो डेमोक्रेटिक देश हैं, जो चाइना से परेशान है, तो इन सारे देशों को मिलकर चाइना का ग्रोथ कम करना चाहिए। चाइना को एक कॉर्नर में डाल दीजिए, चाइना को सभी देश मिलकर, राइट, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, कनाडा, यूके, डेमोक्रेटिक देश एक्सेट्रा मिलकर चाइना को कंट्रोल करने, बना ये चाइना हमें खा जाएगा। तो इस सिचुएशन की, ये जो फिलहाल ये कोल्ड वॉर, ये शीत युद्ध चल रहा है चाइना और यूएसए के बीच में, तो इसमें कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि इंडिया, जापान, यू हैव ईरान, टर्की, तो इन देशों का क्या रोल हो सकता है, दैट्स व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। अब देखिए कि यूएसए और रशिया के बीच में एक लंबे टाइम से झगड़ा चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया शीत युद्ध, उसके बाद भी ये सिचुएशन थी। लेकिन यूक्रेन की जो सिचुएशन हुई 2014 में, ये क्रीमिया वाला पोर्शन, दिस इज क्रीमिया, ये रशिया है, ये यूक्रेन है, और ये क्रीमिया जो है ये पहले यूक्रेन का पार्ट था। रशिया ने कहा कि यहाँ के लोग जो हैं वो रशियन हैं और इनको रशिया के साथ रहना है, और उस टाइम पर ये यूएसए जो है वो यूक्रेन को काफ़ी सपोर्ट कर रहा था, काफ़ी पॉलिटिकल चीज़ें चली, और फिर यूएसए ने रशिया ने बेसिकली यही किया कि कहा चलो ये सारी चीज़ों को छोड़ो, ये क्रीमिया वाला पार्ट जो है उनको कंट्रोल में ले लो, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू, मीन्स अपने बलबूते पर, अपने मसल पावर से ये पार्ट जो है वो रशिया ने ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया। और कुछ लोग जो यहाँ पर रहते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो रशियन हैं, तो दे आर हैप्पी विद दिस डिसीजन। लेकिन ये 2014 में जब ये चीज़ हुई, तब से यूएसए और रशिया के बीच में जो दुश्मनी है वो और ज़्यादा गहरी हो चुकी है। और फिर उसके बाद 2016 इलेक्शन में, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, जब ट्रंप जीते, तो उस टाइम पर रशिया ने साइबर इंटरफियरेंस किया था, तो इसको लेकर भी झगड़ा जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया। अब रशिया और चाइना के लिए एक कॉमन दुश्मन है, दैट इज़ यूएसए। तो उन्होंने एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन क्रिएट किया है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसके साथ मिलकर काम करेगा। इसी का एक सब प्रोडक्ट है, आप कह सकते हैं। और ये रशिया और चाइना जो है वो मिलकर क्वाड को कंडेम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि अभी फॉरेन मिनिस्टर जो आए थे रशिया के भारत में, तो उन्होंने भी क्वाड को क्या कहा पता है, एशियन नेटो, वो एशियन नेटो कह के गए इसको। तो अब सिचुएशन है इंडो पैसिफिक वर्सेस यूरेशिया की। ये यूरेशियन पोर्शन, यूरोप और एशिया जहाँ पर मिलता है, तो दिस इज यूरेशियन पोर्शन। तो अब आपको ये एक दो ग्रुप, एक क्वाड और एक यूरेशियन इकोनॉमिक, इंडिया क्लियरली किसके साइड है, इंडिया इज़ ऑन यूएसए's कैंप, राइट। अब चार देशों के बारे में जो मैं बता रहा था, तो एक है जापान, एक है ईरान, एक है टर्की और एक इंडिया। ये चार देश मिडल पावर कहलाते हैं। और ये चार देश अगर एक साथ किसी एक पार्टी की तरफ, लेट्स से रशिया और चाइना की तरफ हम झुक गए, तो यूएसए वाला पोर्शन वीक हो जाएगा, और अगर हम उनकी तरफ झुक गए तो चाइना रशिया वाला पोर्शन वीक हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? द आंसर इज अगेन नो। हर एक देश जो है वो इंडिपेंडेंट है यहाँ पर, और अपने अपने सभी का एजेंडा है। देखिए, इंडिया और जापान ऑलरेडी क्वाड के पार्ट हैं, तो ऊपर से देखें तो हम तो यूएसए के साइड ही हैं, राइट, यूएसए के कैंप में ही बैठे हैं अगर हम क्वाड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। दूसरे देशों की बात करें, ईरान और यूएसए की दुश्मनी एक लंबे टाइम से है, और ईरान को चाइना और रशिया दोनों के साथ उनकी पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी है। टर्की की बात करें तो टर्की एक नेटो मेंबर है। यूएसए जो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मेंबर है टर्की। लेकिन उसके बावजूद भी रशिया और चाइना के साथ उनके डिफेंस टाइज काफ़ी अच्छे हैं, जो यूएसए और यूरोपियन एलाइज को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी टर्की ये कर रहा है। तो टर्की क्या दिखा रहा है? टर्की ये दिखा रहा है कि वी आर इंडिपेंडेंट, हम नेटो में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चाइना और रशिया के साथ डील नहीं करेंगे। जापान का एक लंबे टाइम से इश्यू चल रहा है सेंकाकू आइलैंड्स को लेकर। तो 1951 में जो यूएसए के साथ जो ट्रीटी की थी, सिक्योरिटी ट्रीटी के, यूएसए जापान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, तो ये सारी चीज़ों को लेकर की गई थी। बट जापान की सिचुएशन ये है कि जब सिक्योरिटी पॉइंट की बात आती है तो जापान बहुत ज़्यादा यूएसए के ऊपर निर्भर है, और जब प्रॉस्पेरिटी की बात आती है, पैसे की बात आती है, तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। लगभग 20% जितना अपना एक्सपोर्ट्स जो है वो चाइना में वो करता है, और 20-25% जितना इंपोर्ट्स जो हैं वो चाइना में से आता है। भले ही वैसे झगड़ा चल रहा हो, अनबन हो, लेकिन बिजनेस भी एक दूसरे के साथ उतना ही
जमकर एक दूसरे के साथ ये दोनों देश करते हैं। BRI प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसे BRI प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी जापान इन्वॉल्व है। जापान ने जो शिंजो एबे थे, तो उन्होंने शिंजो एबे ने $200 बिलियन का एक अनाउंसमेंट, एक पार्टनरशिप के बारे में कहा था कि पूरा जो एशिया और अफ्रीका वाला रीजन है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा। लेकिन आज भी वी आर नॉट श्योर कि वेदर जापान ईस्ट चाइना सी जो है उसके बाहर के रीजन में इन्वॉल्व होना चाहता है या नहीं। और ये जो क्वाड की बात कर रहा था मैं आपको, क्वाड में जो भारत भी है, राइट, तो भारत USA के कैंप में क्लियरली नज़र आ रहा है, लेकिन भारत को रशिया के साथ भी पार्टनरशिप मेंटेन रखनी है। हमारे पास बहुत सारे डिफेंस के प्रोडक्ट्स जो हैं वो रशियन है। दूसरी चीज़, क्वाड भले ही इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन ये जो 3500 किलोमीटर लंबी जो ज़मीनी बॉर्डर है उसमें क्वाड हमारी USA या फिर क्वाड कोई ऐसी ख़ास मदद नहीं कर सकता, और हम उनको यहाँ पर आने भी नहीं देंगे, राइट। वी विल हैंडल दिस थिंग्स बायलैटरली। तो सभी देश, ये चारों देशों का, जापान को अगर देखें, जैसे हम ऑपरेट कर रहे हैं, हम PS-400 मिसाइल ख़रीद रहे हैं रशिया से, और टर्की को देखें आप, तो लगता है, मीन्स क्लियर है कि भले ही ऊपर लेवल पर हमें लगे कि वी आर देर आर टू पार्टीज़ ना, एक क्वाड है और एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, बट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ये चारों मिडल पावर्स ने मेंटेन की है। तो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम क्या है? बाबा भीमराव अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी डेट बताइए। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आई नो, बट दिस इज़ गोइंग टू बी बिट चैलेंजिंग फॉर यू कि यूरोपियन, एक ऐसा देश, एक यूरोपियन देश जिसने एस्ट्राजेनिका की कोविड वैक्सीन के ऊपर ऑल टुगेदर एक स्टॉप बटन दबा दिया है, तो बताइए उस देश का नाम। And that's everything from my side. I'll see you tomorrow. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.